हाँ जी प्यारे बच्चों, आपका एक बार फिर से वेलकम है। यूनिट 4 चैप्टर 2 में लेक्चर नंबर 7 है। और बेटे मैं सर्किट सबसे पहले जो डिस्कस कर रहा हूँ वो है LR सर्किट। कोई बच्चा पूछ सकता है LR सर्किट का क्या मतलब है। तो इसमें दो कंपोनेंट हैं, एक इंडक्टेंस है, एक रेजिस्टेंस है, और दोनों सीरीज में जुड़े हुए हैं। किसमें जुड़े हैं? सीरीज में। तो ऐसा सर्किट जिसमें दो कंपोनेंट्स हों, L और R, और वो सीरीज में जुड़े हुए हों, उस सर्किट की बात हम कर रहे हैं। जरा डायग्राम में देखो, जैसे ये है बेटा हमारा इंडक्टेंस यानी L, और ये है हमारा रेजिस्टेंस यानी R। और आप देख रहे हैं ये सीरीज में जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड अक्रॉस एन AC सोर्स। ये AC सोर्स है जिसके अक्रॉस जुड़े हैं, ये L है, ये R है। अब तुम्हें पता है अगर सीरीज में जुड़े हों तो एक इंपॉर्टेंट बात तो सारे बच्चे ही जानते हैं कि दोनों में से बहने वाली करंट सेम होगी। इसमें से करंट भी IV बह रही है, इसमें से करंट भी IV बह रही है। IV माने वर्चुअल करंट, वर्चुअल करंट, राइट। एरो नहीं बनाना चाहिए, करंट की दिशा वगैरह बदलती रहती है, तो वैसे IV समझ लो, एरो हटा देते हैं। अब सबसे पहले बना रहे हैं फेजर डायग्राम। जरा ध्यान से देखो फेजर डायग्राम कैसे बनना है, और कुछ इंफॉर्मेशन जो आप पढ़ चुके हो उनको वापस भी पूछा जाएगा, इसलिए अलर्ट बैठ जाओ। फेजर डायग्राम सबसे पहले करंट बनाते हैं। बताओ करंट क्यों? क्योंकि करंट दोनों में हमेशा सेम रहेगी, सीरीज है इसलिए। तो ये हो गया करंट की पोजीशन IV। अब वोल्टेज, इसका वोल्टेज जो है इसको मैं ER से लिख दे रहा हूं, और इसका जो वोल्टेज है इसे EL से लिख दे रहा हूं। भाई ठीक है, ER माने R के सिरों पर वोल्टेज, और EL माने L के सिरों पर वोल्टेज। अब बताओ R में क्या होता है? आपको पता है EMF एंड करंट आर इन द सेम फेज। जिधर करंट होता है उसी दिशा में वोल्टेज होता है, तो ER रेजिस्टेंस वाला वोल्टेज भी इसी दिशा में होगा। ये हो गया ER, समझ आ जाना चाहिए। अब L सर्किट में बताओ, L सर्किट में वोल्टेज 90 डिग्री आगे होता है, करंट से 90 डिग्री आगे होता है। तो ये IV है, आगे माने ऊपर की तरफ, ये वोल्टेज आ जाएगा EL। तो कितने वोल्टेज हैं? ER और EL, और ये एंगल है 90 डिग्री। अब हमें निकालना इनका रिजल्टेंट वोल्टेज। तो बेटे इन वोल्टेज को हम एक तरह से वेक्टर की तरह ट्रीटमेंट देते हैं। कैसे ट्रीटमेंट देते हैं? वेक्टर्स की तरह। हालांकि वोल्टेज वेक्टर नहीं होता है, लेकिन एंगल पर हैं, इसलिए वेक्टर की तरह ट्रीटमेंट देने से आसानी से आंसर्स निकल आते हैं। मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा कि वोल्टेज और करंट वेक्टर हैं, लेकिन एंगल की वजह से उनका समझना काफ़ी आसान होता है वेक्टर की तरह से। तो हमने यहाँ पर पैरेललोग्राम पूरा कर लिया, जैसे दो वेक्टर्स को जोड़ते थे, और ये हो गया उनका रिजल्टेंट वोल्टेज। डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम विल रिप्रेजेंट रिजल्टेंट वोल्टेज। तो ये हो गया EV, यानी कुल वोल्टेज EV हो गया है रिजल्टेंट का। और ये एंगल जो है ये है फाई। रिजल्टेंट वोल्टेज जो करंट के साथ एंगल बना रहा है वो एंगल है फाई। फाई इज द एंगल बिटवीन रिजल्टेंट वोल्टेज एंड करंट। ओके है। अब मुझे जरा बताओ, कुछ चीजों के जवाब मांग रहा हूं, जरा बताना है ना भाई, रिवीजन में बताओ। बताओ भाई ER का फॉर्मूला क्या होता है? ओम्स लॉ बताओ, है ना। V बराबर IR, तो IVR याद आ रहा है, लिखा भी था ये, ओम्स लॉ इन R सर्किट। V बराबर IR टाइप का है, I की जगह IV और R तो R ही है। अब बताओ जरा L सर्किट के लिए ओम्स लॉ कैसे लगाते हैं? बताओ। EL बराबर IVXL, याद आ गया होगा, ध्यान कर लो भाई, इसीलिए रिवाइज कर रहे हैं।
एक्सएल की वैल्यू याद है, एक्सएल होता था ओमेगा एल। ध्यान है, ये सारी बातें हम पढ़ चुके हैं, अब इनका यूज कर रहे हैं। अब जरा देखो, ये आपका ईएल है, ये ईआर है, ये ईवी है, तो आराम से पाइथागोरस लगा सकते हो। तो ईवी हो जाएगा कितना, ईवी बराबर अंडर रूट ई आर स्क्वायर प्लस ई एल स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज इक्वल्स टू अंडर रूट परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब जरा वैल्यू लगा लो, तो कितना हो जाएगा, ईवी, ईवी बराबर आई आर की वैल्यू ये थी, तो आई वी स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस आई वी स्क्वायर एक्स एल स्क्वायर। क्या कॉमन आ जाएगा, आई वी स्क्वायर, अंडर रूट से बाहर ले लोगे तो आई वी आ जाएगा, तो ईवी आ जाएगा आई वी बाहर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर। अब जरा ध्यान से फिर देखो, आई वी को इसके नीचे ले जा रहे हैं, तो ईवी अपॉन आई वी इक्वल्स टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर। अब जरा इसे पहचानो, ईवी अपॉन आई वी का मीनिंग क्या है, यह है वोल्टेज अपॉन करंट, V अपॉन आई, वोल्टेज V अपॉन आई, करंट V अपॉन आई तो R होता है, ओम्स लॉ में पढ़ा है। तो यह है एक काइंड ऑफ रेजिस्टेंस, एक काइंड ऑफ रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाई RL सर्किट, ऑफर्ड बाई RL सर्किट। इस रेजिस्टेंस को हम Z से डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाई Z, डिनोटेड बाई Z, एंड इज कॉल्ड, ध्यान से सुनेंगे, क्या बोला भाई, एंड इज कॉल्ड, ठीक, बताओ पहले रेजिस्टेंस का नाम क्या था, बोलो R, एक्सएल के नाम क्या थे, बोलो इंडक्टिव रिएक्टेंस, और इसका नाम होता है, ध्यान से सुनिए, इंपीडेंस। क्या नाम है, इंपीडेंस। तो जो रेजिस्टेंस होता है उसे यहां पर नाम देते हैं इंपीडेंस। तो Z का फॉर्मूला ये बन जाएगा, तो बताओ Z का फॉर्मूला क्या हो गया, सारे बच्चे बताओ, इंपीडेंस Z कितना हो गया, तो Z बराबर अंडर रूट R स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर। एक्सएल की वैल्यू लगा सकते हो, तो अंडर रूट R स्क्वायर प्लस एक्सएल की वैल्यू थी ओमेगा एल, तो आप लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। ओमेगा की वैल्यू होती है 2 पाई न्यू, कई लोग वो लगा दे तो एक और फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करोगे तो 4 पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर एल स्क्वायर। ये जेड के सारे फॉर्मूले हैं, इन्हें हम यूज कर सकते हैं। क्लियर हो गया। अब हम निकालना चाहते हैं फेज डिफरेंस कितना है, तो देखो 10 फाई निकाल रहे हैं, फेज को फाई को निकालना है, 10 के टर्म्स में निकालना हूं, जनरली 10 के टर्म्स में ही निकाला जाता है, तो 10 फाई, जरा देखो डायग्राम में, चलो भाई 10 फाई बताओ। 10 फाई होगा परपेंडिकुलर, यानी ये वाली साइड है EL, तो परपेंडिकुलर का रोल प्ले करेगा EL और बेस का रोल प्ले करेगा ER। तो 10 फाई हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस EL अपॉन ER। तो देखो 10 फाई में निकल आया है, बोलो 10 फाई कितना हो जाएगा, सारे बच्चे बोलो, 10 फाई हो जाएगा EL अपॉन ER। EL माने वोल्टेज अक्रॉस L अपॉन वोल्टेज अक्रॉस R। EL का फॉर्मूला होता है IVXL और इसका फॉर्मूला होता है IVR, ओम्स लॉ है, IV से IV काट लो तो XL अपॉन R। XL का भी फॉर्मूला लिख सकते हो चाहो तो, XL होता है ओमेगा L अपॉन R। तो फाई लिखना चाहो तो फाई हो जाएगा
tan इनवर्स ओमेगा एल अपॉन आर। ये हो गई आपकी फेस की जानकारी। अब एक सवाल ये आता है, सर आगे कौन है और पीछे कौन है? क्या वोल्टेज आगे है या करंट आगे है? तो इसके लिए आप डायग्राम में फिर देखो तो क्लियर होगा। देखो भाई, करंट कहां है जरा बताओ, नेट करंट कहां है? नेट करंट IV है, यही नेट करंट है। नेट वोल्टेज कहां है? EV है, ये नीचे है, ये इससे ऊपर है, ये नीचे है, ये ऊपर है, तो आगे कौन हुआ? वोल्टेज। इसका मतलब वोल्टेज लीड्स द करंट बाय ए फेज एंगल फाई। कौन आगे है? वोल्टेज करंट से फाई फेज एंगल से आगे होता है LR सर्किट में। तो बताओ भैया, उल्टा भी कह सकते हो, करंट वोल्टेज से फाई फेज एंगल से पीछे होती है, लैग बिहाइंड करती है। तो दोनों में से दोनों ही सेंटेंस वैलिड हैं। तो बताओ क्या लिखूं, बताओ। दैट इज वोल्टेज लीड्स द करंट by a phase angle phi given by equation 5। इतने एंगल से वोल्टेज आगे है। इसका उल्टा सेंटेंस भी लिखा जा सकता था, करंट लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज बाय ए फेज एंगल फाई गिवन बाय इक्वेशन 5। ये भी सही है। अब लास्ट बात आती है बेटे, ओम्स लॉ कैसे लगाना है। ओम्स लॉ इन LR सर्किट। LR सर्किट में अगर ओम्स लॉ लगाना हो तो कैसे लगाओगे? बड़ा आसान है। V बराबर IR, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब V की जगह हम जनरली वर्चुअल वैल्यू ऑफ वोल्टेज नापते हैं, तो EV। I की जगह वर्चुअल वैल्यू ऑफ करंट, तो IV। और R का रोल प्ले करता है Z इसका कुल रेजिस्टेंस है, कुल रेजिस्टेंस Z है, तो Z। और Z का नाम तुम्हें पता ही है, Z का नाम होता है इम्पीडेंस। और Z के ये सारे फॉर्मूले हैं, तो यहाँ से फॉर्मूले आ जाएंगे। क्लियर है? तो ये Z होता है, तो ये ओम्स लॉ हो गया। Z का नाम इम्पीडेंस। अब बताओ Z की यूनिट क्या होगी? बोलो भाई। यूनिट ऑफ Z वही है, क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस है, तो इसकी यूनिट है ओम। तो यूनिट ऑफ Z इज ओम। मेरा अंदाज ये पूरा ही लेक्चर आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। क्लियर है? कोई डाउट? ओके बच्चों, अब अगला लेक्चर के लिए आप रेडी हो जाओ, रेडी फॉर द नेक्स्ट। थैंक यू बच्चों।